हेलो एवरीवन, आई एम अनिल सर। अब आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का सबसे मोस्ट चैप्टर कोशिका इकाई। देखिए इकाई नंबर 3 है बच्चों, इकाई नंबर 3, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 बायोलॉजी का सबसे बड़ा इकाई है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में जो कोशिका बच्चों क्या है, कोशिका। यूनिट नंबर 3 में क्या है बच्चों, कोशिका। कोशिका संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर, संरचना कैसी बनावट होती है उसकी, और कार्य उसके क्या क्या रहते हैं, वो हम इस चैप्टर में, इस इकाई में पढ़ेंगे। देखिए इनके 3 अध्याय हैं इस इकाई में बच्चों। कितने अध्याय हैं? 3। नंबर 1 अध्याय है आपका, नंबर 1 जिसे NCERT ने 8वें पार्ट पे 8वां चैप्टर रखा है, लेकिन इसका 1 अध्याय है कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई मैं बताऊंगा आपको कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है। इन क्वेश्चनों को अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा, क्योंकि अगर जब तक आपके माइंड में ये क्वेश्चन पूछने की प्रेरणा आएगी नहीं अगर आपको, तो आपको पढ़ने का इंटरेस्ट कम आ जाएगा, है ना, कम आएगा। इसलिए इन क्वेश्चनों को दिमाग में बना के रखिए, डाउट बना के रखिए, है ना, तभी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला अध्याय है बच्चों हमारा, अगला अध्याय है अध्याय नंबर 2 जैव अणु। जैव अणु को पढ़ना है हमें, और उसके अगला अध्याय है, 3 अध्याय है। देखो इसको 8वें, इसमें 90 नंबर पे NCERT ने रखा है, और इसको 10वें नंबर पे अध्याय नंबर 3 को। देखिए इसमें क्या है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल सर्कल एंड सेल डिवीजन, ठीक है ना, डिवाइजन जो भी होता है आपका, कोशिका विभाजन। पूरा एक एक करके पूरे कॉन्सेप्टों को अच्छे से समझाऊंगा मैं। देखिए आप अच्छे से बस जुड़े रहिए, आप अच्छे से और पढ़ते रहिए। अब मैंने शुरू किया है इसको 0 लेवल से लेके आपको वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। आई होप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना है आपका। देखिए ये आपको 11वीं क्लास के साथ साथ, 11वीं को तो बेटर बनाना ही है, सबसे बेटर आपको देंगे हम। 11वीं में ये आपको बेटर बनाना ही है, लेकिन ये नीट 2024 के लिए, नीट 2024 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों के इसी चैप्टर से रहते हैं, और इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर इसको नहीं पढ़े तो मान लीजिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। अगर जो विद्यार्थी कोशिका के बारे में नहीं जानता है तो वो जीवन के बारे में नहीं जानता है, और जो जीवन के बारे में नहीं जानता है वो बायोलॉजी के बारे में नहीं जानता है ना। तो इसीलिए इसको जीवन की इकाई कहा जाता है, और भी आपको बताएंगे जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है। लेकिन सेल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सेल इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू, अंडरस्टैंड, गॉट इट। चलिए देखिए सन 2024 में नीट में तो बहुत हेल्पफुल रहेगा ये आपको लिए। लगभग 8 से लेके 10 नंबर तक आपको कोशिका से पूछे जाते हैं। लगभग 8 से लेके 10 क्वेश्चन आपको, 8 से लेके 10 क्वेश्चन आपसे कोशिका में पूछे जाते हैं, जो लगभग 40 नंबर का आपका सिलेबस हो जाता है। आपका 8 से 10 नंबर का सिलेबस, 8 से लेके 10 क्वेश्चन तक आपसे पूछे जाते हैं, जो लगभग 40 नंबर का आपका सिलेबस हो जाता है। और 11वीं क्लास में लगभग आपका 3 नंबर से इस अध्याय से, 4 नंबर से इस अध्याय से, 3 नंबर से इस अध्याय से आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं इनको। अब चलो अब आगे समझते हैं बच्चों हम। देखिए किसी भी इकाई को, किसी टॉपिक को, किसी पार्ट को लेके किसी लॉजिक, मतलब एक लॉजिक होता है, एक कहानी होती है। वो कहते हैं ना किसी टॉपिक के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे किसी का हाथ होता है। उसी प्रकार इस इकाई में, कोशिका जगत की इकाई में, किस वैज्ञानिक, किस व्यक्ति का हाथ है, थोड़ा समझ लेते हैं उस स्टोरी को। इतने ग्रेट साइंटिस्ट हैं अपने डॉक्टर GN रामाचंद्रन। कौन? डॉक्टर GN रामाचंद्रन। ये बहुत बड़े एक वैज्ञानिक रहे हैं, जिनका जीवन सन 1922 से शुरू हुआ था। इनका जीवन सन 1922 से लेके 2001 तक इनका बच्चों जीवन काल रहा है। और ये मद्रास के एक छोटे से गांव में रहने वाले बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने अपने मद्रास से ही शिक्षा संस्थान को पूरा किया, परीक्षा को पूरा करके इन्होंने मद्रास से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक का सफ़र कैसे तय किया, उनको बहुत समझना आवश्यक है। उनका ये सफ़र ही हमें आज इन्हें याद दिलाने के लिए प्रेरित करता है कि आज उन्होंने वो सफ़र तय किया था, इसीलिए आज हम उनको यहाँ पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ा जाता है उनको इतना जानना? कोशिका जगत में उनको
उनका पिता माना जाता है। कोशिका जगत में कोशिका का पिता हम कहें, पिता तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी मृत कोशिका की, और जीवित कोशिका की स्वीडन एंड स्वान ने किया था, है ना। लेकिन यहाँ पे हम कोशिका का बहुत ही मोस्ट कॉन्सेप्ट जो समझाया है वो समझाया है डॉक्टर जी.एन. रामाचंद्रन साहब ने, है ना। मद्रास के रहने वाले थे। ठीक, देखिए इन्होंने क्या खोज की बच्चों, इन्होंने कोलेजन को खोजा था। किसको खोजा था? कोलेजन को खोजा था, जो कोशिका में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़े रखने का काम करता है कोलेजन, जिसको ओवरऑल जंतु जगत में, किसमें? जंतु जगत में उसे बच्चों सर्वाधिक प्रोटीन माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन माना जाता, जंतु जगत में उसे सर्वाधिक प्रोटीन माना जाता है ना। हालांकि पादप जगत में अलग है, पादप जगत में आपका रूवेस्को है। क्या है? रूवेस्को प्रोटीन, वो सबसे ज्यादा पादप जगत में पाया जाता है। लेकिन जो आपका जंतु जगत में है बच्चों, वो है आपका कोलेजन। समझिए, मैं समझाता हूं इसको पूरा। देखो, जी.एन. रामाचंद्रन साहब प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में इन्होंने एक उत्कृष्ट, एक बहुत ही मतलब अच्छा व्यक्तित्व रहा है इनका। इन्होंने सन 1954 में, कहाँ बेटा याद रखना इस सन को, अपना नाम भूल जाओ लेकिन इस सन को नहीं भूलना है। 1954 में नेचर क्या है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर ने नेचर लिखा है, नेचर क्या है? नेचर उनकी पुस्तक का नाम है जो 1954 में प्रकाशित हुई थी। नेचर पुस्तक में ही उन्होंने इस जो कुंडली का कोलेजन के जो है ना कोलेजन को समझाया था, सेल का कोलेजन समझाया था। नेचर पुस्तक है जो 1954 में उन्होंने प्रकाशित की थी। ओके, देखिए कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज की। तिहरी ट्रिपल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। किसको बनाया था? ट्रिपल हेलिक्स मॉडल को उन्होंने समझाया था। तिहरी कुंडलित संरचना, तिहरी जो ट्रिपल हेलिक्स मॉडल होता है ना, उसको समझाया था किसने? जी.एन. रामाचंद्रन साहब ने। कोलेजन को याद रखना बहुत अच्छे से। कोलेजन जो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। जंतु जगत में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है बच्चों, याद रखना इनके बारे में। चलिए, लेकिन पादप जगत में रूवेस्को है प्रोटीन, लेकिन यहाँ पे जो है जो आपका कोलेजन है, जंतु जगत में कोलेजन है। ओवरऑल कोलेजन जंतु जगत में सर्वाधिक प्रोटीन है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तथा रामचंद्रन साहब ने बहुत ही रिस्पेक्ट से हमें इनका नाम लेना चाहिए कि उनके हम यानी कि जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उनको बनाए चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनका ही आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। आशीर्वाद जरूर लेके रखना इनका, है ना। देखिए, रामाचंद्रन साहब ने प्लांट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक के संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त, यानी सबसे अधिक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं जीव विज्ञान के जगत में आपके डॉक्टर रामाचंद्रन साहब जी को। अपना नाम भूल जाओ लेकिन इनका नाम नहीं भूलना है, याद रखना है इसको, है ना। इसको ग्रुप वाइज स्टडी करिए, इसको याद रखिए। अपने भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, इनको अवश्य याद करना है आपको, है ना। आप जैसे मान लीजिए आपको पता हो गया इसको, अब अपने फ्रेंडों से पूछ सकते हैं कि बताइए कि आप जी.एन. रामाचंद्रन के बारे में जानते हैं क्या? आप जी.एन. रामाचंद्रन के बारे में जानते हैं क्या? नो, आप कह सकते हैं आई नो, मैं जानता हूं उनके बारे में। जो मद्रास के रहने वाले एक बड़े ग्रेट साइंटिस्ट बने, इनका नाम है जी.एन. रामाचंद्रन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं। देखिए, कोशिका जो हम समझा रहे हैं आपको, डॉक्टर जी.एन. रामाचंद्रन साहब को मैंने समझाया आपको। अब समझिए आपका अध्याय नंबर 1 जो है आपका अध्याय नंबर 1 जिसे कहा जाता है कोशिका जीवन की इकाई। क्या कहते हैं? कोशिका
जीवन की इकाई। चलिए अध्याय नंबर फर्स्ट को सब लोग ध्यान रखें, जिस चैप्टर का नाम है आपका कोशिका जीवन की इकाई। ये आपका बायोलॉजी का क्लास 11 का पहला चैप्टर नहीं है, ये आपकी कोशिका यूनिट जो है हमारा, यूनिट नंबर 3 में कोशिका यूनिट जो है हमारा, उसका पहला अध्याय है। ठीक है ना, पहला अध्याय है आपका कोशिका जीवन की इकाई। लेकिन NCERT इसको 8वें नंबर पे कुछ बुकों में उपस्थित किए हुए हैं। ठीक है ना, तो हमें मुख्यतः कोशिका जीवन की इकाई समझना है, अच्छे से समझ लेते हैं हम। देखिए कोशिका जीवन की इकाई, बच्चों आपको हम बता दें कोशिका जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है। मैंने आपको पहले बोला था कि याद रखना क्वेश्चन अपने दिमाग में कि आपको आगे कोशिका जीवन की इकाई समझाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को याद रखना, पूछने का थोड़ा जज्बा होना चाहिए अंदर से। मालूम तो पड़े हाँ हम पढ़ने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, कुछ पूछने आए हैं, ऐसा मुझे भी तो लगना चाहिए ना। कमेंट करके आंसर दीजिए तुरंत, यस आई एम रेडी सर। ओके चलिए देखिए कोशिका जीवन की इकाई। बच्चों अपनी प्रेजेंटेशन को बताया करो कि हाँ सर मैं रेडी हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं 11वीं से लेके मैं 11वीं क्लास में हूँ, लेकिन मैं 12वीं क्लास में हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ सर, मैं नीट तैयार कर रहा हूँ। पढ़, अरे उपस्थिति तो दीजिए अपनी जरूर। लाइक फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप को तैयार रखिए और हमें भी बताइए कि आप तैयार हैं। बोलिए कि यस आई एम रेडी सर। ओके चलिए देखिए कोशिका जीवन की इकाई बच्चों क्यों कहा जाता है। कोशिका जीवन की इकाई, जैसे कि कोशिका है कोई, मान लीजिए हमारी कोशिका है, हमने यहाँ से कोशिका को निकाल के यहाँ जमीन में डाल दिया इसको, तो क्या यह जीवित रह सकती है? क्या यह जीवित है? नो, ये मृत है, मरी हुई कोशिका है ये अपना जीवन यापन नहीं कर सकती है ना। लेकिन कुछ हैं जहां केवल एक कोशिका जीवित रह सकती है। क्या रह सकती है? कुछ हैं। कुछ कौन है? कुछ ऐसा नहीं है, कुछ है। कुछ मतलब क्या है? कुछ मतलब ये है कि सूक्ष्म जीवों में, कहाँ? सूक्ष्म जीवों में। कहाँ है बच्चों? सूक्ष्म जीवों में। किसकी बात कर रहे हैं हम? सूक्ष्म जीवों में। सूक्ष्म जीव माइक्रोस्कोप से जो देखे जाते हैं, है ना, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, कुछ सूक्ष्म जीवों में, हर एक में नहीं है, कुछ में है। जैसे कि बैक्टीरिया ले लो आप, तो बैक्टीरिया में जो उसकी एक सेल होती है, एक कोशिका होती है, वो अगर उसको आप अलग भी कर दे उसके शरीर से, तो वो भी अपना पूरा जीवन यापन कर सकती है ना। क्या कर सकती है? अपना पूरा जीवन यापन कर सकती है, बना सकती है, दोबारा अपने शरीर को बना सकती है। एक सेल अगर आप बॉडी से उसकी निकाल दो, उसके बाद भी वह उसको अवश्य बना सकती है। समझे कि नहीं आप? ठीक है ना। एक अकेली कोशिका बच्चों, क्या? एक अकेली कोशिका सूक्ष्म जीवों में, कुछ सूक्ष्म जीवों में यह आधार है। क्या है? आधार। आधार मतलब समझते ही हैं कि एक अकेली कोशिका जीवित रह सकती है। क्या है बच्चों? सूक्ष्म जीवों में कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है हमारा, वायरस है हमारा, और भी कुछ है, आपको समझाएंगे पूरा। लेकिन देखिए एक अकेली कोशिका जीवित रह सकती है इसमें। ये एक अकेली कोशिका, अगर हम अपनी कोशिका को यहाँ से निकाल दें और फेंक दें उधर, तो वह कोशिका जीवित नहीं रह सकती है, मृत कोशिका हो जाती है। लेकिन बैक्टीरिया में वह कोशिका, एक अकेली कोशिका, आप उसको अगर अलग कर देंगे तो वो एक अकेली कोशिका भी जीवित रह सकती है। ध्यान रखना, इसलिए इसको जीवन का आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीवों में आधार कहा जाता है ऐसे बच्चों। क्या कहा जाता है? आधार, यानी कि आधार, बेस, यानी जिस पे डिपेंड है टोटल। तो एक अकेली कोशिका भी जीवित रह सकती है आपकी। कहाँ रह सकती है? कहाँ रह सकती है भाई? कहीं भी आप डाल दो उसको। बैक्टीरिया की कोशिका को उसके शरीर से अलग करके कहीं भी डाल दीजिए आप, वो एक अकेली जीवित रह सकती है ना। क्या रह सकती है? एक अकेली कोशिका जीवित रह सकती है, मैं बता दूं आपको। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। ये अकेली जीवित तो रह सकती है। जीवित का मतलब क्या है? अपने आप को दोबारा तैयार कर लेगा, वो शरीर अपने आप को दोबारा तैयार कर लेगा। क्या? हाँ,
बताइए, आंसर दीजिए, यस या नो, यस या नो, क्या है ना? क्या वो दोबारा तैयार अपने शरीर कर लेगा? बिल्कुल, वह अपने शरीर को दोबारा तैयार कर लेगा। क्या कर लेगा? वह अपने शरीर को दोबारा तैयार कर लेगा। मतलब हम कह सकते हैं सभी क्या, सभी आवश्यक हम जीवन के कार्यों के सभी आवश्यक जीवन के कार्यों को संपन्न कर सकती है। यू नो गॉट माई पॉइंट? नोट करिए इसको, सभी आवश्यक जीवन के कार्यों को संपन्न कर सकती है। और कौन से कार्य हैं वो? जीवन के कार्य आपको पता है कौन से कार्य हैं बच्चों? जैसे कि जनन करना, क्या? जनन करना, उपापचय क्रियाएं करना, उत्सर्जन क्रियाएं करना, संतति को बढ़ाना, ये सारा सब कुछ एक कोशिका स्वयं कर सकती है। इसलिए इसे जीवन की इकाई कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों में, राइट, हम लोगों में नहीं, मनुष्यों में नहीं है, ये सूक्ष्म जीवों में इसे जीवन की इकाई कहा जाता है, क्योंकि एक कोशिका वह सभी कार्य कर सकती है जो एक जीवित पुरुष करता है ना? जीवित पुरुष करता है, जीवित मतलब मानव करते हैं जो, वो सभी काम एक कोशिका कर सकती है, इसलिए उसको जीवन की इकाई कहा जाता है। समझे आप? अब जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है बच्चों, हमारा शरीर आपको पता है कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ से हम एक कोशिका निकाल दें शरीर से अपने, मतलब यहाँ से ये निकाली मैंने फेंक दिया, ये क्या ये कोशिका जीवन मतलब अपना कर सकती है पूरा? नहीं, ये मृत है, मर गई कोशिका, ये मरी हुई कोशिका, ये मृत कोशिका, ये नहीं कर सकती है। अगर आपको पता है शरीर कैसे बना है, भाई पहले कोशिका के बाद ऊतक के बाद आपका क्या है? ऊतक के बाद कोशिका, फिर ऊतक, फिर आपका अंग, फिर आपका तंत्र बना है। क्या बना है? कोशिका, ऊतक। ध्यान रखना, इस प्रकार आप एक घर बनाते हो ना, घर में जैसे एक ईंट मिला के बनाते हैं, एक दीवार मिला के बनाते हैं, एक हम कमरा, और कमरों को सिस्टमिक तरीके से सजा दें तो बन जाता है हमारा घर। उसी प्रकार हमारा यहाँ पर हम सबसे पहले कोशिका के बाद ऊतक के बाद अंग के बाद तंत्र। अगर हम एक कोशिका को अपने शरीर से बाहर निकाल दें, वो जनन मतलब वह जीवित नहीं रह सकती है। समझे आप लोग? हाँ, नहीं रह सकती है। मैं आपको इतना इस कोशिका जीवन की इकाई पे क्यों कह रहा हूँ? याद रखना, 11वीं में हो या 12वीं में हो, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हम आपको नीट तक ले जाने की बात कह रहे हैं बच्चों, इसलिए यह वेरी मोस्ट है, क्योंकि लगभग 8 से 10 प्रश्न कोशिका से पूछे जाते हैं नीट में, तो 30 से लेके 40 नंबर आपके इसी कॉन्सेप्ट से मिलने हैं। इसलिए इसको आपको बेटा हम 0 से शुरू करेंगे, आपको अप लेवल तक लेके जाएंगे। जब तक नीट क्रैक नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है मुझे। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए अच्छे से, नीट को क्रैक करना ही है आपको, याद रखना इस बात का बहुत अच्छे से। आई होप फाइनल होना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसीलिए इसको कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। कोशिका को जीवन इकाई क्यों कहा जाता है? आपसे कोई पूछे व्हाट इज कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है? आप बता सकते हैं आई एम नो। आप जानते हैं कि कोशिका को जीवन की इकाई इसलिए कहा जाता है कि एक अकेली कोशिका जीवित रह सकती है, वह सभी काम कर सकती है जो एक जीवित पुरुष, जीवित व्यक्ति करता है ना? तो इसलिए इसको कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। चलिए अब इसको आगे समझते हैं बच्चों, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद रखना, एक एक पॉइंट को कैच करके चलना है आपको, और अपने मित्रों से पूछना जाके कि आपको पता है कि कोशिका जीवन की इकाई क्या है, उनसे पूछा करो। व्यर्थ की बातें करने से अच्छा आप इनकी बातें किया करो, इनको पूछा करो उनसे, और उन लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो इन क्षेत्रों से जुड़े नहीं है आपको, है ना? उनके साथ रहिए जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें पूछिए, वो जवाब देंगे और भी अच्छा मिलेगा आपको, हम भी आपको देंगे, बहुत अच्छा देंगे आपको। लेकिन एक ऐसे माहौल में रहना चाहिए आपको जहां आपको आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आदमी प्रेरित करे, आपको कमज़ोर ना बताए, आपको प्रेरित करे, आपको आगे बढ़ने की बात करे, है ना? इसलिए इसको कंप्लीटली कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलो बच्चों अब आगे समझते हैं हम। देखिए क्या समझना है अब हमें कुछ, अब परिभाषा पर थोड़ा ध्यान देते हैं हम। देखिए जीवन की आधारभूत इकाई
जीव में कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है, यानी कि एक जीवन में, एक जीव में अगर कोशिका की उपस्थिति है तो जीवन है, अन्यथा जीवन नहीं है। कोशिका अगर अनुपस्थित है तो कोशिका वो जीव मतलब जीवित निर्जीव माना जाएगा, है ना। देखिए अभी यही डेफिनेशन है जो आपको बताई जा रही है। जीवन की आधारभूत इकाई, जीवन की आधारभूत इकाई जीव में, किसमें? जीव में, याद रखना जीव में, प्रत्येक जीव की बात हो रही है। जीव में कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है, यानी कि अगर किसी जीव में कोशिका है तो वह जीव है, अन्यथा वह निर्जीव है। कैसा है? निर्जीव। ओके, कोशिका की उपस्थिति ही लिविंग को मतलब लाइफ को, जीवन है इसको उपस्थित करती है। कोशिका की उपस्थिति, अगर कोशिका है तो जीवन है, कोशिका नहीं है तो जीवन नहीं है। कोशिका है तो जीव है, कोशिका नहीं है तो जीवन, जीव भी नहीं है और निर्जीव है वह। ओके, ऐसा माना जाता है। अभी ऐसे यही डेफिनेशन अभी जो वेटर है। चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, पढ़ाया था कि कोशिका जीवन की इकाई क्यों, उसी को एनसीईआरटी ने कुछ इस प्रकार लिख रखा है। देखिए इसको एनसीईआरटी ने क्या लैंग्वेज दिया है। देखिए, स्वतंत्रता कोशिकीय जीवधारी, कोशिकीय जीवधारी जो कोशिका का जीवन होता है ना उसमें, देखिए स्वतंत्रता अस्तित्व यापन, यानी कि एक स्वतंत्र जीवन, अस्तित्व यापन यानी कि एक स्वतंत्र जीवन की आधार कोशिका है। राइट, स्वतंत्र जीवन की आधार एक कोशिका है ना। देखो जीवन में सभी कार्य में सक्षम होती है। क्या होते हैं? जीवन में सभी कार्य में सक्षम, सभी कार्य में, यानी ऐसा नहीं है कोई भी कार्य छूट जाए, नो, सभी कार्य। जनन भी करेगा, उपापचय क्रियाएं भी करेगा, उत्सर्जन क्रियाएं भी करेगा। एक बैक्टीरिया जो भाई इसमें तो कोशिका जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है? बैक्टीरिया को लेके कहा गया है। पहले हमें भी मालूम नहीं था कि कोशिका जीवन की इकाई क्यों है। हमने एक दिन देखा कि ये जीवाणु जो है, एक जीवाणु इस प्रकार गोल 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 आकृति का छोटा सा जीवाणु, ये छोटा सा जीवाणु अपना पूरा, एक कोशिका के बराबर, एक कोशिका छोटा सा जीवाणु ये अपना पूरा जीवन यापन कर पा रहा है। ये उपापचय क्रियाएं भी कर रहा है। ये जो सेल है, ये जो कोशिका है, ये कोशिका उपापचय क्रियाएं भी कर रही है और जनन भी कर रहा है, पोषण भी ले रहा है, उत्सर्जन भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। यही सेल हमें बीमार भी कर रही है ना। देखा होगा अभी कोरोना, जो जीवाणु कोरोना था, एक ही जीवाणु ने मतलब ओवरऑल एक नहीं था, मतलब बहुत सारे थे, लेकिन था तो एक ही। उसने मतलब बहुत सारे, मतलब इतना सब कुछ बीमार, इतना तहस नहस कर दिया पूरे विश्व में। उसी प्रकार वो एक सेल, एक कोशिका जीवाणु की उसको मतलब बीमार भी कर रही है, उपापचय क्रियाएं भी, सब कुछ कर रहा है जो एक योग्य जीवन के लिए होना चाहिए, है ना। एक कोशिका ही कर रही है बच्चों, इसलिए इसको जीवन की इकाई कहा गया। एनसीईआरटी ने इसको कुछ इस प्रकार यहाँ उपस्थित किया है। देखिए, कोशिका के बिना किसी का भी जीवन, कोशिका के बिना किसी का जीवन का स्वतंत्रता जीव अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि कोशिका के बिना किसी भी जीव की स्वतंत्रता रूप से मतलब जीवन का अस्तित्व ही नहीं है, जीव का अस्तित्व ही नहीं है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, ये देखो डेफिनेशन आपकी, इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसीलिए क्यों होती है भाई, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एनसीईआरटी ने किस प्रकार समझाया है, मैंने आपको वो भी बता रखा है। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से लिख के रख लीजिए, पढ़ के रख लीजिए, बहुत काम में आने वाला है ना। नीट 2024 के लिए, किसके लिए? नीट 2024 के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, जो आपको देंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करते रहिए। और 11वीं 12वीं तो आपका टॉप हो ही जाएगा इससे, ये ध्यान रखना, ठीक है। नीट का भी तैयार कराएंगे हम। इस कारण से जीव के जीवन में मतलब कोशिका की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। चलिए आप देखते हैं इनके कुछ वैज्ञानिकों के बारे में, खोज के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं हम खोज के बारे में। इस चैप्टर में जो मुख्य वैज्ञानिक रहे हैं, खोज की है जिन्होंने, देख लीजिए उनको आप। लगभग सन 1600 में बच्चों, कहाँ? सन 1665 में एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक साहब।
ग्रेट साइंटिस्ट है बच्चों, प्रणाम करिए, इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। याद रखना इनका रॉबर्ट हुक 1665 में, हमारे दादा परदादा भी नहीं थे, उससे पहले की बात है ना, तब उनका दिमाग इतना परिपक्व चल रहा था बढ़िया। अब इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद भी नहीं चल पा रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन याद रखना इनका। रॉबर्ट हुक साहब आए, इन्होंने बच्चों बताया एक पादप में, किसमें, पादप में कॉर्क सॉल, इसकी कर्क सेल यानी कर्क कोशिका को बताया था उन्होंने। क्या बताया था, कर्क कोशिका को बताया था उन्होंने बताया था कि पादप ऑनियन प्याज की एक कर्क सेल को लिया उन्होंने बताया, उसका निरीक्षण किया। क्या किया बच्चों, निरीक्षण किया था। क्या किया था, निरीक्षण किया। उन्होंने बताया था कर्क सेल को, व्हाट, ये डेड सेल थी। क्या थी बच्चों, डेड सेल, यानी कि मरी हुई कोशिका को खोजा था उन्होंने। किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक साहब ने मरी हुई कोशिका को खोजा था, है ना, डेड सेल, ऑनियन प्याज। सबसे पहले प्याज की सेल ली थी उन्होंने, कॉर्क सेल जो छिलका होता है उसका ऊपर का, उस सेल को लिया था उन्होंने, उसकी डेड सेल को खोजा था, निरीक्षण किया था। ओके, उसके बाद बच्चों एक वैज्ञानिक और आए, ल्यूवेन हक साहब। कौन आए, ल्यूवेन हक साहब। इन्होंने क्या किया बच्चों, देखो इन्होंने क्या किया, इनको कहा जाता है, ल्यूवेन हक साहब ने क्या किया बच्चों, इन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। क्या किया था, देखा था, है ना, देखा था कैसे, मतलब ऐसे देखा था, जीवित कोशिका को इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा इन कोशिकाओं को, एक माइक्रोस्कोप से एक बैक्टीरिया लेके उस सेल को देखा, एक सेल को देखा, तो इन्होंने जीवित कोशिका को देखा, इसीलिए इनको कहा जाता है फर्स्ट लिविंग सेल, यानी जीवित कोशिका के फादर इन्हें कहा जाता है। ओके बच्चों, इसको याद रखना है। और देखिए आगे, अब एक वैज्ञानिक और आए, रॉबर्ट, कौन आए, अगले वैज्ञानिक आए बच्चों, देखो मैं थोड़ा इसको क्लियर करके लिख देता हूं, रॉबर्ट ब्राउन साहब। बड़ा गर्मी हो रखी है आज। अगले वैज्ञानिक बच्चों रॉबर्ट ब्राउन, कौन आए, रॉबर्ट ब्राउन साहब आए। इन्होंने बच्चों क्या बताया था, इन्होंने बताया कोशिका के केंद्रक को, किसको बताया, कोशिका के केंद्रक को, किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने बताया था कोशिका के केंद्रक को। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं हम, आगे जो आपका शेष है और जो बहुत विशेष है उसको हम आगे कराएंगे। आई होप आप जुड़े रहिए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपका होगा। और आप बताइए अपने मित्रों को कि द्रोणा साइंस क्लासेस में ऑनलाइन वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहे हैं अनिल सर। ओके, अपने मित्रों को सबको जोड़िए और बताइए कि द्रोणा साइंस क्लासेस में आपको फर्स्ट ईयर से लेके आपको नीट तक का, कहाँ तक का बच्चों, फर्स्ट ईयर 11 नीट तक के लिए सिलेबस प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको जोड़िए अच्छे से और लोगों को साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।